अंधेरी काली रात में जावा सी से तकरीबन 32,000 फीट ऊपर एयर एशिया 8501 हवा को चीरते हुए अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर स्मूथली फ्लाई कर रहा था। लेकिन अचानक से यह विमान बिना किसी इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल किए हुए ही ईटीसी के रडार से गायब हो गया। सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन के दौरान समुद्र के सारे खाक छान दिए गए, फिर भी इस विमान का कुछ पता नहीं चला। यह घटना सेम मलेशियन एयरलाइंस MS-370 के ही तरह था। यह कहानी एक ऐसे पायलट की है जिन्हें ये तक पता नहीं था कि विमान को मैन्युअली कैसे ऑपरेट किया जाता है। पायलट को विमान में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम कंप्यूटर्स और ऑटोमेशंस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इस विमान के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था। पायलट विमान को नहीं बल्कि विमान ही पायलट को चला रहा था। यह घटना सबको सदमे में डाल दिया था कि आखिर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट गलतियों का ढेर कैसे लगा सकता है। तो आइए समझते हैं इस घटना को पूरी विस्तार से। 28 नवंबर 2014 इंडोनेशिया के जुआंडा एयरपोर्ट पर खड़ी एक एयरबस A320 मॉडल का विमान एयर एशिया QZ8501 अपने अगले उड़ान के लिए तैयारी कर रही थी। इस विमान में 97% यात्री इंडोनेशियन ही थे जो कि न्यू ईयर की छुट्टी मनाने के लिए सिंगापुर जा रहे थे। लेकिन ये फ्लाइट सिंगापुर के लिए एक आउटबाउंड फ्लाइट थी। खैर, शेड्यूल से 15 मिनट लेट तकरीबन 5:35 पर यह विमान अपने अगले मंजिल के लिए रवाना हो जाती है। तिरपन वर्षीय पायलट एरियांटो जो कि इस विमान के कैप्टन थे, इन्हें लगभग 20,537 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। शुरुआती दौर में ये इंडोनेशियन एयरफोर्स के पायलट थे। साल 2000 में रिटायरिंग के बाद इन्होंने एडम एयर, मरपति नुसंतरा एयरलाइंस एंड सिरवेजिया एयर पर काम किया था। तब जाकर आखिर में इंडोनेशिया एयर एशिया को ज्वाइन किया था। 40 वर्षीय रेमी इमैनुअल प्लेसल जो कि इस विमान के फर्स्ट ऑफिसर थे और इन्हें भी लगभग 2247 घंटे का अनुभव था। खैर, उड़ान के 14 मिनट बाद यह विमान अपने मैक्सिमम ऊंचाई 32,000 फीट पर पहुंच जाता है और M635 एयर रूट को ज्वाइन करते हुए पश्चिमी जावा सी के ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जुआंडा ATC को अलविदा कहकर अब जकार्ता ATC के कंट्रोल में आ जाता है। अभी तक तो फ्लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं थी। हवा को चीरते हुए बहुत सुकून और शांति से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में मौत का काउंटडाउन शुरू होने वाला था। उड़ान के तकरीबन 22 मिनट बाद कैप्टन को आगे का मौसम वेदर रडार डिस्प्ले पर थोड़ा सा खराब नजर आता है, इसलिए कैप्टन एंटी आइस सिस्टम को ऑन कर देता है। एंटी आइस सिस्टम असल में ये विंग और एक्सटीरियर सेंसर्स पर आइस को जमने से प्रोटेक्ट करती है। इंजन का जो ये कंबसन चेंबर होती है, यहीं से गर्म हवा फ्लो होकर विंग के लीडिंग एज और सेंसर्स तक जाती है एंड इस हॉट एयर के कारण ये सारे विंग्स और सेंसर्स गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण इस पे आइस नहीं जमते और इसी चीज को कहते हैं एंटी आइस सिस्टम। दिसंबर का महीना होने की वजह से इतने ऊंचाई पर बाहर का टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस था, तो सामने जो बादल आने वाली थी बेशक है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे ही। तो फ्लाइट जब बादलों में इंटर करेगी, निश्चित रूप से विंग्स और सेंसर्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स आइस में तब्दील हो जाएगी, जिसके कारण इस फ्लाइट को फ्लाई करने में डिफिकल्टीज भी हो सकती है। सो इसलिए एंटी आइस सिस्टम्स को ऑन करना जरूरी था। खैर, एंटी आइस को ऑन करने के बाद सामने का थंडर स्टॉर्म को अवॉइड करने के लिए कैप्टन बादलों के ऊपर फ्लाई करने का फैसला करते हैं। पर हायर एल्टीट्यूड पर जाने के लिए कैप्टन ATC से परमिशन मांगने ही जा रहे थे, तभी फॉल्ट वार्निंग आ जाती है। दोनों पायलट का नज़र इकैम डिस्प्ले की ओर जाता है कि आखिर ये एरर किस चीज़ का है। तो यह एरर रडार ट्रेवल लिमिटर की थी। लेकिन इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए इकैम डिस्प्ले पर यह भी लिखा हुआ था कि कौन से बटन को कितने बार प्रेस करना है। तो कैप्टन इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपर हेड पैनल में 2 बटन को प्रेस किया। उसके बाद ये वार्निंग ठीक हो गया। इस एरर के खत्म हो जाने के बाद कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से 38,000 फीट की ऊंचाई पर जाने का परमिशन मांगते हैं। पर ATC 38 तो नहीं लेकिन 34,000 फीट का ही क्लियरेंस देता है, क्योंकि 34 से 38,000 फीट के बीच में एक फ्लाइट सामने से गुजरने वाली थी। लेकिन 34,000 फीट के क्लियरेंस मिलने के बाद कैप्टन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि फिर से वही सेम वार्निंग आ चुका था, जिसके कारण दोनों पायलट डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। पर इस बार भी इस वार्निंग को कैप्टन फिक्स कर देते हैं। लेकिन जकार्ता ATC सस्पेंस में ही पड़ गए कि आखिर ये कैप्टन रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा।
इसलिए ये अपने मैसेज को दोबारा रिपीट करते हैं। एयर एशिया 8501, यू आर क्लियर टू क्लाइंब फ्लाइट लेवल 340। बट अगेन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि इधर कॉकपिट में तीसरी बार वार्निंग आ चुका था। ये वार्निंग बार बार आ रहा था और कैप्टन उसे बार बार एक ही प्रोसेस से फिक्स कर रहे थे। लेकिन चौथी बार जब ये वार्निंग आया तो फ्लाइट का ऑटो पायलट ही डिसएंगेज हो गया, जिसके कारण विमान बाएं की तरफ झुकने लगी। बट स्टेबल करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर फ्लाइट को अपने कंट्रोल में ले लिया और लेवल को मेंटेन करने लगा। लेकिन विमान थोड़ा सा तो सीधा हुआ, बट अगेन ये बाएं की तरफ झुकने लगा और इसके बाद यह विमान ATC के रडार से गायब हो गया। घटना के अगले दिन सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, लेकिन इस विमान का कुछ पता ही नहीं चला। यह घटना सेम MH370 के ही तरह था। बट घटना के दूसरे दिन डेब्रिस मिलने शुरू हो गए और बहुत सारे डेड बॉडीज को भी निकाला गया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर को डेब्रिस से कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर ये क्रैश कैसे हुआ था। कुछ महीनों के छानबीन के बाद ब्लैक बॉक्स को भी रिकवर कर लिया गया, पर जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को एनालिसिस किया गया तो सारे इन्वेस्टिगेटर हक्के बक्के रह गए। ये घटना पायलट प्लस इंजीनियर की लापरवाही से हुआ था। तो टेकअप से पहले पैसेंजर बोर्डिंग के वक्त कैप्टन ने मेंटेनेंस इंजीनियर को रिपोर्ट किया कि RTLU का एरर बार बार आ रहा है। तो मेंटेनेंस इंजीनियर ने अपर हेड पैनल में 2 बैक बटन को एक बार ऑन ऑफ किया, जिसके कारण सिस्टम रिबूट हो गया। इसके बाद ये वार्निंग भी ठीक हो गया, पर कुछ सेकंड बाद ये एरर फिर से आ गया। लेकिन इस बार इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए इंजीनियर ने दूसरा मेथड अप्लाई किया, जो फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर के जो सर्किट ब्रेकर थे उसे जब पुल किया तो ये एरर पूरी तरह से फिक्स हो गया। बट कैप्टन ने यहाँ इंजीनियर से एक सवाल किया, अगर ये एरर दोबारा से आया तो इंजीनियर ने यहाँ कैप्टन को रिप्लाई दिया, कुछ नहीं, बस आपको जो ECAM इंस्ट्रक्शन देगा आप उसी को फॉलो करना। तो कैप्टन कहा ठीक है। सो उड़ान के तकरीबन 22 मिनट बाद जब ये एरर 3 बार आया तो कैप्टन ने फैग बटन को प्रेस करके इसे ठीक कर दिया। लेकिन जब ये चौथी बार आया तो कैप्टन ने सेम मेथड को अप्लाई किया जो इंजीनियर ने ग्राउंड पर यूज किया था। कैप्टन अपने सीट पर से उठकर फैग के सर्किट ब्रेकर को खींच दिया, जिसके कारण कुछ कंप्यूटर रिसेट हो गए। अब इस रिसेट के कारण वार्निंग तो चला गया, बट ऑटो पायलट ही डिसएंगेज हो गया और इसके साथ साथ ऑटोमेटिक स्टॉल प्रोटेक्शन और बैंक एंगल प्रोटेक्शन भी डिसेबल हो गया, जिसके कारण विमान लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे 9 सेकंड्स में 54 डिग्री के एंगल तक झुक गई। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर साइड स्टिक को होल्ड करके फ्लाइट को लेवल करना शुरू कर दिया और लेवल मेंटेन भी होने लगी। बट अगेन फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लाइट को लेफ्ट की तरफ झुका दिया, क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर को ऐसा लगा कि विमान पहले ही 54 डिग्री के एंगल पर सीधा थी। ये गलत मूव इल्यूजन के कारण हो रहा था। रात में होराइजन नहीं दिखने के कारण फर्स्ट ऑफिसर को पता ही नहीं चल रहा था कि विमान सीधा है या झुका हुआ है। वो बस महसूस करके फ्लाइट को मैनुअली ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन एटीट्यूड इंडिकेटर डिस्प्ले पर तो बिल्कुल ही नजर नहीं था और यही पे फर्स्ट ऑफिसर की सबसे बड़ी गलती थी। एटीट्यूड डिस्प्ले इंडिकेटर ये बताती है कि फ्लाइट कितना झुका हुआ है और कितना नहीं। सो दोबारा से यह विमान जब लेफ्ट साइड झुक रहे थे तो फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा, अब मैं क्या करूं? तो कैप्टन ने कहा पुल डाउन। यहाँ पुल डाउन का मतलब था कि नोज को डाउन करो, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर को यहाँ उल्टा ही समझ में आ गया। साइड स्टिक को पुश न करके पीछे की तरफ पुल कर दिया, जिसके कारण विमान बहुत तेजी से क्लाइंब करने लगा। इधर जकार्ता ATC आश्चर्य में पड़ गए कि फ्लाइट बिना कंफर्मेशन के क्लाइंब कैसे कर रही है, और देखते ही देखते बहुत तेजी से क्लाइंब करते हुए 34 नहीं बल्कि 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई, जबकि यहाँ ATC के द्वारा 34,000 फीट की ही क्लियरेंस मिली थी। लेकिन 38,500 फीट पर इस फ्लाइट की क्लाइंबिंग ही रुक गई। इसी वक्त कैप्टन को लगा कि अब विमान को मुझे कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए कैप्टन विमान को अपने कंट्रोल में ले लिया और साइड स्टिक को आगे की तरफ पुश करने लगा ताकि विमान का नोज सीधा हो जाए। लेकिन इधर फर्स्ट ऑफिसर भी साइड स्टिक को पुल किए हुए ही था, इसलिए फ्लाइट के कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आया कि कैप्टन के कमांड को फॉलो करे या फर्स्ट ऑफिसर के कमांड को। कैप्टन ने यहाँ तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। पहला ये, फ्लाइट के कंट्रोल लेने से पहले कैप्टन को फर्स्ट ऑफिसर से कहना चाहिए था आई हैव कंट्रोल। इस सेंटेंस के कहने से फर्स्ट ऑफिसर साइड स्टिक को छोड़ देता, जिसके कारण यह फ्लाइट का कंप्यूटर कैप्टन के साइड स्टिक के ही कमांड को सिर्फ फॉलो करता। बट यहाँ कैप्टन ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, इसी कारण फर्स्ट ऑफिसर साइड स्टिक को छोड़ा ही नहीं। यहाँ दूसरी गलती ये थी, अगर कैप्टन फ्लाइट को अपने कंट्रोल में ले ही लिया था तो फ्रंट पैनल पे 2 साइड स्टिक प्रायोरिटी बटन होती है, एक कैप्टन के साइड और एक फर्स्ट ऑफिसर के साइड। अगर कैप्टन इस बटन को सिर्फ प्रेस कर देता तो फ्लाइट का कंप्यूटर
फर्स्ट ऑफिसर के साइड स्टिक के कमांड को कैंसिल करके सिर्फ कैप्टन के साइड स्टिक के ही कमांड को सिर्फ फॉलो करता, बट कैप्टन इस बटन को प्रेस ही करना भूल गया। इसी कारण फ्लाइट का कंप्यूटर दोनों पायलट के साइड स्टिक के कमांड को ही कैंसिल कर दिया, जिसके कारण यह विमान स्टॉल होकर 10,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नोज डाइव होकर गिरने लगी और अंत में यह विमान क्रैश हो गया। बट ये RTLU का वार्निंग बार बार क्यों आ रहा था, पहले RTLU को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। तो बात है 12 नवंबर 2001 की। एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट जब टर्बुलेंस से गुजर रही थी तो फर्स्ट ऑफिसर फ्लाइट को स्टेबल करने के लिए एक्सट्रीम रडर पैडल का यूज किया, जिसके कारण रडर इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ कि वर्टिकल स्टेबलाइजर ही टूट के अलग हो गया। इस घटना के बाद से हर एयरबस के विमान में एक मैकेनिकल कंपोनेंट लगाया गया, जिसका नाम पड़ा RTLU। RTLU का फुल फॉर्म होता है रडर ट्रैवल लिमिटर यूनिट। इसका फंक्शन स्पेशली ये होता है कि ये रडर को हायर डिफ्लेक्शन होने से ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर दी है, जिसके कारण अब विमान में किसी तरह का स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं होता। खैर, इन्वेस्टिगेटर ने RTLU के फेलियर के बारे में पता लगाया तो पता चला कि एयर एशिया के RTLU में कोई खराबी ही नहीं थी। खराबी थी तो बस RTLU के कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड के एक ट्रांजिस्टर में छोटा सा सोल्डिंग क्रैक था और इसी कारण RTLU का एरर बार बार आ रहा था और ये एरर इससे पहले 23 बार पहले भी आ चुका था। बट मेंटेनेंस इंजीनियर हर बार इसे फैक बटन से फिक्स करके छोड़ देता था, जबकि मेंटेनेंस इंजीनियर को फैक के सर्किट बोर्ड को ही बदल देना चाहिए था या उस सोल्डिंग के क्रैक को फिक्स कर देना चाहिए था। बट मेंटेनेंस इंजीनियर कभी ऐसा किया ही नहीं, इसी कारण ऐसा हादसा हो गया।